नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। तो बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। कुल 11 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। पहले चरण में कैमूर, रोहतास, गया में मतदान होगा। पहले चरण में नवादा और औरंगाबाद में भी मतदान होगा। वहीं जहानाबाद और अरवल में भी पहले ही चरण में वोटिंग की जाएगी। 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 8 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान कराया जाएगा। वहीं 24 अक्टूबर को पांचवें चरण का मतदान होगा। कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और ये काम कहाँ पे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसकी पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। कौन से ऑफिस में जाएं, ऑनलाइन कैसे करें, ऑफलाइन कैसे करें, सारी जानकारी हम लोगों ने पूरे फेजेस के इस तरह से अखबारों में दिए हैं, जिससे कि लोगों को कैटेगरी के लिए उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़े। और इसके अलावा हम लोगों ने हेल्पलाइन स्थापित किया है पहली बार, जो कि जिसमें कि उनके वॉइस रिकॉर्ड होते हैं, हमारे जो जवाब जाते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। और एक उसका टोल फ्री नंबर है 1800-3457-243 एंड में हम लोगों ने रखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रोविजन हमारा है आयोग का, ये 243 के अंतर्गत है। तो इसी के लिए हम लोगों ने एंड में वो 243 दिया है। और हम लोगों ने वो कलर कॉम्बिनेशन भी, जो जितने भी एडवर्टीजमेंट के हैं, वो एक इसलिए चुने हैं कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें आप देखेंगे तो सैफरन और ग्रीन और वाइट और ब्लू, ये कॉम्बिनेशन से सारा रहता है। तो उसी प्रोपोर्शन में हम लोगों ने सारे एडवर्टीजमेंट को उसी हिसाब से हम लोगों ने एक थॉट के साथ कि एक फीलिंग इवोक करे नेशनलिज्म का, व्हाट यू कॉल इट, पेट्रियाटिज्म का जो फीलिंग इवोक करे, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है जितने भी एडवर्टीजमेंट हैं। इसके अलावा मतदाताओं से, जैसा मैंने बताया कि मतदाता सूची के क्रम में हम लोगों ने संवाद स्थापित किया, मतदान केंद्रों की स्थापना करने के समय में संवाद स्थापित किया। फिर हम लोग पहली बार सोशल मीडिया से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये आधुनिक जो क्योंकि जितने यूथ, आप जान रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूथ कैटेगरी के लोग हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोविज़न किया है और उसके द्वारा भी हम उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनके मैसेजेस आते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। तो इट्स सॉरी, आई वुड से दैट कि अगर आपकी पेशेंस नहीं है तो आप जा सकते हैं। हम तो बताने के लिए आए हैं, हम तो सोचे आप सुनना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव गिवन यू द थिंग। और मतदाता जागरूकता का हम लोग प्रोमो सॉन्ग से जागरूकता के लिए किए हैं, जिसको आज हम लोग रिलीज करेंगे, आपको सुनाएंगे। पहली बार आप सुनेंगे, हम लोग सुनेंगे, एक्सपेरिमेंटल तौर पे सुने हैं। उसके कॉलर ट्यून वगैरह बनेंगे। कोविड के लिए हम लोग स्पेशली कर रहे हैं इस बार, पहली बार माइक्रो ऑब्जर्वर भी हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। और कैंडिडेट के इन्फॉर्मेशन के लिए भी हम लोगों ने पुस्तिका बनाई है, विच इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम। उनको पता चलना चाहिए कि कैसे नॉमिनेशन के पहले वो हर जगह जाते हैं और पूछते हैं, तो उनको जानकारी मिलेगी कि उनको क्या करना है। और उसी तरह से मतदाताओं के लिए भी हम लोग अलग से भी बना रहे हैं कि उनको पूरी अचानक ऐसा नहीं लगे कि बूथ पे गए तो 4 ईवीएम है, अचानक क्या करना है ना पता चले। तो उनके लिए भी हम लोग एक उनसे भी इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग एक बना रहे हैं। तो ये सारे हैं। अब सवाल लेने के बाद हम लोग वो प्रोमो सॉन्ग पे आएंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड। से जो प्रभावित इलाके हैं उन पंचायतों में क्या तैयारी है, कैसे उन इलाकों में चुनाव का सर? देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया कि हम लोग वी आर होल्डिंग इलेक्शंस आफ्टर 15 सितंबर, जो लगभग बाढ़, आप सभी यहाँ के लोग जानते हैं कि 15 सितंबर के बाद खत्म हो जाता है लगभग। दूसरे तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। कुल 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। और आपको बता दें, पहले चरण में कैमूर, रोहतास, गया में मतदान होगा। इसके अलावा नवादा, औरंगाबाद में भी पहले चरण में ही मतदान कराए जाएंगे। जहानाबाद और अरवल में भी पहले ही चरण में वोटिंग कराई जाएगी। अधिकतर जिलों में
10 चरण में ही चुनाव होंगे। 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान होगा। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान भवन है। जैसे कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में कर रहे हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। तो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। कुल 11 चरणों में बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और तारीख दर तारीख लगातार न्यूज 18 आपको इसकी जानकारी भी दे रहा है। इधर बिहार कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी है। पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को दलित उम्मीदवार के तौर पर आगे लाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए कई दूसरे नामों को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। बिहार कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में ये सवाल तेज हो चला है कि पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो न केवल पार्टी में सबको एकजुट रख सके बल्कि सर्वमान्य भी हो। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस की स्थिति राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने की नहीं है। ऐसे में पार्टी की ओर से कोशिश है कि अगला अध्यक्ष जो भी हो उनके संबंध राजद से बेहतर हो। सूत्रों की माने तो बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में कई नेताओं का नाम चल रहा है। इनमें विधायक शकील अहमद खान, विधायक राजेश राम या कोई अन्य दलित चेहरा, एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा या फिर सांसद अखिलेश सिंह शामिल है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी अध्यक्ष पद की रेस में चुनौती बन सकते हैं। इस मुद्दे पर पार्टी के नेता खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सियासी विश्लेषकों की माने तो बिहार कांग्रेस से कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बहुत से लोग हमारे साथ हैं, तो चर्चा में तो नाम होंगे ही ना। ये तो कांग्रेस की यही तो खूबसूरती है कि हम सब साथ बैठ करके डिसीजन लेते हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगी। में वह भूमिहार और ब्राह्मण, यही दो कास्ट है वो जो कि इस पर दाव खेलेगा, वो कांग्रेस खेलना चाहेगी वो चुनाव में। हमको हमारी समझ से लगता है कि अखिलेश सिंह और प्रेमचंद मिश्रा, ये दो तीन जो नाम है उसी में वो दाव। हालांकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर दूसरे दलों के नेता कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे और इसे पार्टी का अंदरूनी मसला बता रहे हैं। लेकिन कितना भी बदलाव कांग्रेस कर ले कोई फायदा नहीं होना है। बिहार के अंदर में कांग्रेस को खड़ा होना है तो किसी के कंधे और किसी की बैसाखी के सहारे ही। कांग्रेस पार्टी में कोई बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जिसकी पहचान बन चुकी है, ऐसे दूसरे पॉलिटिकल फैमिली में अमर लत्ती की तरह है। वैसे बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। देखना होगा पार्टी नेताओं से आलाकमान की रायशुमारी, बिहार प्रभारी की रिपोर्ट या फिर आलाकमान तक नेताओं की परेड में कौन सा एक नाम निकलकर सामने आता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रामगढ़वा में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हुई है। अहिरौलिया के दुबौलिया की घटना है, जहां पर तालाब में 5 बच्चे डूब गए हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। तो ये दर्दनाक हादसा मोतिहारी में हुआ है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, आखिर कैसे हुआ है ये दुखद हादसा? जी, बीती रात से तेज बारिश जो हो रही है उसके चलते जगह जगह पर गड्ढों में पानी भसा हुआ है और इसी गड्ढे में खेलते हुए
रामगढ़वा के औरौलिया गांव में यह घटना हुई है, जहां 5 बच्चे डूब गए हैं। डूबने के बाद साथ ही 5 बच्चों की मौत हो गई है। और जब बच्चे खेल रहे थे तो एकाएक जब डूब गए और खेलते खेलते जब डूबे हैं तो गांव के लोगों ने उन बच्चों को बचाने का प्रयास किया, तब लेकिन समय में लेट हो चुकी थी और उस बच्चों की मौत हो गई। 5 बच्चों की मौत हो गई है। 100 को ग्रामीणों ने निकाला है और स्थानीय पुलिस जो रामगढ़वा थाना पुलिस है उसको सूचित किया गया है। रामगढ़वा थाना पुलिस 100 को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजने का प्रयास कर रही है। जी अलीम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जेडीयू कार्यालय में आज से जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कई लोगों की समस्याएं सुनी। हालांकि आज 3 मंत्रियों को जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन पटना से बाहर होने के कारण मंत्री विजय चौधरी और मंत्री जमा खान कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। जनता दरबार में लोगों की फरियाद को सुनते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि कई विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं। हमारी कोशिश है लोगों की समस्याएं दूर हों। फरियाद लेकर आए कई फरियादियों ने भी अपनी अपनी समस्याओं को बताया। संवाददाता शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। जदयू कार्यालय में आज से जनता दरबार की शुरुआत की गई है। मंत्री लेसी सिंह यहां लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। हालांकि आज 3 मंत्रियों को यहां होना था, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, लेकिन पटना से बाहर होने के कारण 2 मंत्री नहीं आए हैं। मंत्री लेसी सिंह इस वक्त लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जो मामले हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मैडम, कौन कौन से विभाग से मामले ज्यादा आ रहे हैं और क्या उनका निपटारा हो पा रहा है? देखिए, अभी आज से इस की शुरुआत की गई है कि हमारे मंत्रीगण आज से बैठेंगे ऑफिस में। आज ये शुरुआत है। विभिन्न तरह का मामला है। कुछ हमारे विभाग से संबंधित मामला है, कुछ ग्रामीण विकास से संबंधित मामला है, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित मामला है, कुछ सामान्य प्रशासन से है। तो डिफरेंट विभाग का मामला है। और जो अभी विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, कई मामले का निष्पादन के लिए उच्च अधिकारी को हम लोगों ने बात करके जो लोगों की फरियाद है उस मामले को कहा भी है। कहाँ से आप आए हैं और क्या समस्या है? हम आए हैं दुल्हिन बिहार से। हम गरीब लोगों का प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रहा, हम साथ मारपीट हो रहा है। थाने में जाते हैं तो लोग कहता है कि 30 रुपया दो तब केस लेंगे, दर्ज करेंगे। कोर्ट के दानापुर कोर्ट के सीजीएम का आदेश गया दर्ज करने के तो भी नहीं किया। मतलब कोई दरोगा पावर बेच रहा है, पुलिस पावर बेच रहा है, जिस पर पैसा खरीद रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है राज्य में। महिला फरियादी हैं, क्या समस्या है आपकी? आप यहाँ मंत्री भूल ले तो बात होगी, ऑफिस से होइए। क्या समस्या? राशन के बारे में ना, हमको राशन नहीं मिल रहा है। देखिए, हमको राशन कार्ड भी है, कार्ड अच्छे से हमको नहीं मिल रहा है। बोला कि नामे आपको कट गया। लॉकडाउन में हम घर पटना ही में रह गए, गाड़ी उड़ी चला नहीं, हम पटने में रह गए। इसलिए फिर हम 3 महीना में गाड़ी रिजर्व करके घर गए। बोले कि हमको राशन लाइए, वो बोला कि आपको नामे कट गया। हम डीएम के सूचना एकाक सब कागज दिए थे, डीएम के, इस डीओ के, एसपी के, प्रखंड विकास पदाधिकारी के। लोग बोला कि जब नामे कट गया हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हुआ। क्या समस्या है आपकी? आप यहाँ फरियाद लेकर के आए हैं? सर, मेरी बच्ची को जान मार दिया गया, मुझे जान मार दिया जा रहा है। FIR दर्ज हुआ, एसपी और नवादा जिला थाना कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर, मुझे 20-8 को मेरे बच्चे को लापता कर देता है। इतना बड़ा है, 10 साल का लापता कर देता है। एसपी को पास गया, थाना गया बारसलीगंज, बोला वाल कोई FIR दर्ज नहीं, पैसे लेकर आओ। मैं गरीब का, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और बाकी यहाँ पर उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जदयू ने आज से एक नई पहल की है। आज से हर हफ्ते में 4 दिन अलग अलग विभाग के मंत्री जनता दरबार लगाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को कई तोहफा देने जा रहे हैं। गांधी मैदान, करगिल चौराहे से NIT तक बनने वाले पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास करेंगे। पटना में डबल डेकर के निर्माण के बाद अशोक राजपथ पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। फ्लाईओवर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को कई बड़े तोहफे देने जा रही है और सबसे पहला जो यहाँ पे शिलान्यास होना है वो है पटना के
कारगिल चौक से एनआईटी तक पटना का पहला डबल डेकर जो फ्लाईओवर बनना है उसका कल शिलान्यास होना है। और ये देखिए, ये जो मुख्य सड़क है पटना का गांधी मैदान, यहाँ पे ये कारगिल चौराहा है और कारगिल चौराहा से एनआईटी जाने वाली ये जो रास्ता है, यहीं से डबल डेकर जो फ्लाईओवर है उसका शिलान्यास होना है। आपको बता दूं कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर में 324 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं और यहाँ से जो लगने वाला अशोक राजपथ पर जो जाम है उससे मुक्ति मिल सकेगी। आपको बताऊं कि जो लोग यहाँ से कारगिल चौराहे से जाना चाहते हैं, पीएमसीएच से जाना चाहते हो या फिर पटना कॉलेज जाना चाहते हो, वो निचले फ्लाईओवर से जाएंगे, जबकि महेंद्रू की तरफ जाने वाले लोग जो हैं, एनआईटी जाने वाले लोग सीधा ऊपर से जा सकेंगे। यही नहीं, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि 4 स्टेट हाईवे का जो उद्घाटन है उसमें बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा SH 102 है, अमरपुर अकबरपुर SH 85 है और SH 84 और बिहारगंज बाईपास शामिल है। यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है और जो 4 स्टेट हाईवे जिसका कल उद्घाटन होना है उसको लेकर के एक बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसका नीतीश कुमार कल वर्चुअल तरीके से इन सारे चीज़ों का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। माना जा रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो बड़े दिन से इंतज़ार था कि पटना के अशोक राजपथ का जाम कैसे ख़त्म हो, वो डबल डेकर फ्लाईओवर बनने से ये सपना पटना वासियों के लिए पूरा हो सकेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में खिड़की से वैक्सीन लेने का एक और वीडियो सामने आया है और यह वीडियो गोपालगंज का है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतार से बचने के लिए एक शख्स वैक्सीनेशन सेंटर के पिछले दीवार की खिड़की के पास खड़ा होकर वैक्सीन ले रहा है। वैक्सीन लेने के इस अंदाज को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। दावा किया गया है कि यह वीडियो थावे प्रखंड के सुकुलवा गांव का है। हालांकि थावे वीडियो ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी बिहार में खिड़की से वैक्सीन लेने का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। मौसम बदलने के साथ ही वायरल फीवर का कहर शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पटना में वायरल फीवर का प्रकोप काफी बढ़ गया है। अस्पतालों में अधिकतर मरीज वायरल फीवर और खांसी सर्दी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि गार्डिनर अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि हर बार बाढ़ के समय इस तरह के मामले अधिक आते हैं, इसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। गार्डिनर अस्पताल का संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। अभी का जो मौसम है, यूजुअली हर बार जब ये बारिश का मौसम स्टार्ट होता है और मौसम में बदलाव होने लगता है तो उस कंडीशन में जितने भी तरह के जर्म्स होते हैं, खासकर जो वायरसेस होते हैं, वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। और ये जो वायरल अभी जो फैला हुआ है वो सिंपल जिसको कॉमन कोल्ड बोल सकते हैं या वायरल फीवर बोल सकते हैं, वही है। लेकिन चूँकि कोरोना का भी एक दौर गुजरा है और कुछ न कुछ केसेस कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से ये जानते हुए भी कि ये वायरल फीवर हो सकता है, वो कोरोना के लिए भी अपना टेस्ट जरूर करा लिया करें, क्योंकि कई बार होता है कि वायरल फीवर के नाम पे कोरोना का केस मिस होने का चांस रहता है। कोरोना के दूसरी लहर के ख़त्म होने के बाद पिछले कुछ दिनों से राजधानी में वायरल फीवर का प्रचलन हो गया है। लगातार लोग वायरल फीवर से प्रभावित हो रहे हैं और ये पटना का गार्डिनर हॉस्पिटल है, यहाँ पर मरीज़ पहुँचते हैं, वायरल फीवर को दिखाने के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टर भी हैं, पूरी तरह से उनकी जांच की होती है, उन्हें दिखाया भी जाता है। डॉक्टरों का भी कहना है कि वायरल फीवर में अभी अधिकांश देखा जा रहा है वायरल फीवर है, लेकिन अगर जिनको वायरल फीवर हो तो वो कम से कम एक बार कोरोना की जांच जरूर करा लें। हालांकि कोरोना होने की संभावना बहुत ही कम हो गई है और वायरल फीवर मामले में 99% ये देखा गया है कि वो सिर्फ वायरल फीवर रहता है और वायरस से ही संक्रमित नहीं हो पाते हैं, कोरोना से नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ ज़रूरत है कि उनको वो लोग चेक करा लें और वायरल फीवर अगर है तो फिर उसके अनुसार दवाई जो लिखा जाता है वो दवाई का सेवन करने से वायरल फीवर पूरी तरह से दूर हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के बाद वायरल फीवर आना लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। बारिश और जल जमाव से दरभंगा शहर के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्ले तक सड़कों पर घुटनों तक पानी है। दोपहिया वाहन का चलना दूभर हो रहा है। लोगों में नगर प्रशासन के प्रति जबरदस्त नाराजगी है। लोगों का कहना है कि नाले की सफाई नहीं होने के चलते
शहर की सूरत बदसूरत हो गई। बार बार आवेदन देने से आज से नहीं 3-4 साल से आवेदन मैं दे रहा हूं मोहल्ले वासियों की तरफ से, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और सबसे मुख्य समस्या है यह जल जमाव। पिछले 4 महीनों से यह जल जमाव है। जनजीवन लोगों की अस्त व्यस्त हो गई है। बीमारियां होती है तो कैसे ले जाते हैं वो यहाँ के लोकल आज जनता ही जानती है। घुटने तक पानी है लोगों के, स्कूल जाना कॉलेज जाना उनके लिए दिक्कत है। बस नाले को खोल दिया गया। ये नगर निगम को चाहिए कि बारिश आने से पहले इस जगह को क्लियर रखें ताकि पानी आए और आराम से निकल जाए अपना रास्ता बना के। सबसे बड़ी बात है कि नाला जहाँ पे 10 फीट का हुआ करता था आज वहाँ पे 2 फीट 3 फीट का है, तो पानी का निकासी होगा कैसे? खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।